हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे एनआईएस की समरी। और आज हम करने वाले यूनिट 14। 13 यूनिट हमारी हो गई है। ये वाला जो ब्लॉक है 502 वाला, इसमें टोटल 16 यूनिट है, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। अभी हमारी कितनी यूनिट हुई है? 13 यूनिट हो गई हैं। इसमें 3 यूनिट और बची हैं, उसके बाद हमारा ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हमने आकलन के बारे में पढ़ा, समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग वगैरह, इन सबको भी हमने देख ही लिया था। आगे करते हैं, आज की यूनिट में देखते हैं क्या है। यूनिट 14 है अधिगम एवं आकलन। ये भी अधिगम और आकलन से ही संबंधित है। तो देखेंगे इसमें किस तरह का कंटेंट है। सबसे पहले बात कर लें अधिगम और आकलन के बारे में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, बस जस्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब लास्ट क्लास में जो हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग देखा था, इसमें उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा हुआ है और थोड़ा सा डिटेल में इसे बताया गया है कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें, अधिगम का आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में कल हमने ये पता करा था कि ये क्या होता है। ये एक तरह से हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। ये देखा था, ये हमारे समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। समेटिव असेसमेंट का पार्ट होने का मतलब ये होता है हमारा सत्र के अंत में, यानी लर्निंग के सेशन को कंप्लीट होने के बाद हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो शिक्षण या इकाई या सत्र के अंत में किया जाता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका प्रयोग विभिन्न तुलनाएं करने के लिए, विद्यार्थियों का निष्पादन, कक्षा में विद्यार्थियों के बीच तुलना, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच तुलना, परिणामों को अगले सत्र या शैक्षिक वर्ष हेतु पाठ्यचर्या क्रियाओं योजना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपेरिजन करने के लिए किया जाता है और पाठ्य योजनाओं के निर्माण के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए कौन कौन से उपकरण का यूज़ किया जाएगा, कौन कौन से टूल्स का हम यूज़ करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों वाले टेस्ट ले सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो भी इसी में आ जाएगा। विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन जिसका संबंध निर्धारित किए जाने कार्य या प्रक्रिया से है। ये डेफिनेशन दे दी एनेक्डोटल रिकॉर्ड की। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड में किसी बच्चे के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है जिसका संबंध निर्धारित किए जाने वाली कार्य प्रक्रिया से है। इसके अलावा रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट का यूज भी हम कर सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। इस निर्धारण में कुछ विधियां हैं: अवलोकन, विद्यार्थियों के मौखिक एवं लिखित उत्तरों का विश्लेषण, विद्यार्थियों के कार्य का विश्लेषण और विद्यार्थियों के साथ चर्चा। ये सारे क्या होगा, कुछ ये मेथड्स हो गई असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। इसके लिए हमें कई मुद्दों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि निर्धारण कार्य या दत्त कार्य के उद्देश्य विद्यार्थियों को स्पष्टता से समझ में आ जाएं। इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके असेसमेंट लेने के। निर्धारण से मतलब असेसमेंट है। असेसमेंट के उद्देश्य क्या है, ये बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड है, आपको कार्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त समय सीमा निर्धारण करना है, यानी कि हमें एक टाइम बताना पड़ेगा कि इस टाइम के अंदर आपको ये असेसमेंट कंप्लीट करना है या फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना है। हम जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। 3 घंटे का एक टाइम वहाँ पे फिक्स होता है। हमारा सीटेड 2.5 घंटे का होता है और DSSS भी 2 घंटे का होता है। तो कुछ उस तरह का आपको कार्य पूरा करने में कुछ विद्यार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बच्चों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आपको अपने निर्णय लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रमाण एकत्र करने होंगे। आपको प्रूफ एकत्र करने होंगे निर्णय लेने के लिए। यार ये बच्चा अगर फर्स्ट आया है तो आपने डिक्लेयर तो कर दिया कि ये फर्स्ट आया है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि ये फर्स्ट है। तो हमारे पास एक सफिशियंट मात्रा में प्रूफ होना चाहिए। जो अंक या ग्रेड आप विद्यार्थियों को देते हो उसके पास आपके पास मजबूत तर्क संगति होना चाहिए। जो भी बताया यही उसी से रिलेटेड है कि आप बच्चों को ग्रेड तो दे रहे हो लेकिन किस बेसिक पे दे रहे हो इसकी जानकारी होना चाहिए। अधिगम के आकलन को प्रभावशाली बनाना। अब आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग को प्रभावशाली कैसे बना सकते हो? पर्याप्त मात्रा में प्रमाण एकत्र करके। इस उद्देश्य के लिए आपको केवल लिखित परिणाम पर ही निर्भर नहीं होना है। आपको निर्धारण की कई विधियों का प्रयोग करना होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार हमें पर्याप्त विकल्प चूज करना होगा। उपयुक्त पुनर्निवेशन। पुनर्निवेशन मतलब कि फीडबैक के साथ अभ्यास करने के तथा अभ्यास के दौरान सुधार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने होंगे।
अभ्यास करने और अभ्यास का सुधार भी हो सके, इसके भी हमें अवसर देना पड़ेगा। ये कार्य बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, किसी तरीके से इसमें भेदभाव ना हो। अब आता है अधिगम हेतु आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या हो? असेसमेंट फॉर लर्निंग एक तरह का हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिगम तब प्रभावशाली होता है जब उसे विशेष तौर पर शिक्षार्थियों के अधिगम के सुधार के लिए रूपांतरित किया जाता है। अगर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अधिगम को समय समय पर अनौपचारिक रूप से करना होगा तथा सही समय पर पुनर्निवेशन भी देना होगा। अधिगम को आप औपचारिक तो करो, लेकिन आपको उसका इनफॉर्मल तरीके से भी करना होगा ताकि आप बच्चों को फीडबैक दे सको, ठीक है। इस प्रकार के आकलन को हम अधिगम हेतु आकलन या फिर अधिगम के लिए आकलन या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। क्या क्या बोल देते हैं इसको? इसी को हम बोल देते हैं अधिगम के लिए आकलन, और इसी को हम बोल देते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो जाते हैं, इसके मुख्य उद्देश्यों की बात कर लें। यह बच्चे को, हर बच्चे को यह ज्ञात करवाना कि वह क्या कर रहा है, यह समझना कि उसे सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है तथा वहां तक वह कैसे पहुंचना है, सक्रिय अध्येता बनाने के लिए प्रेरित करना, कुल मिलाकर ये बात है। विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में भली भांति निर्णय ले पाएँ आप, प्रगति की अवधारणा और नियमों को समझ पाएँ तथा निर्धारण के परिणामों का प्रयोग कैसे करना ये आप समझ पाएँ। संगठित एवं सुनियोजित निर्धारण तंत्रों का होना, नियमित उपयोगी प्रबंध योग तथा सही निर्धारण हो पाए तथा निर्धारण के परिणाम उपयोग बच्चों के अधिगम की प्रगति की जांच के लिए किए जा सके। हर माँ बाप या अभिभावक को यह बताना कि उसका बच्चा अधिगम में कैसे चल रहा है, सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम यही है कि आप लर्निंग के टाइम के बीच में ही ले रहे हो, पाठ पढ़ाते जा रहे हो, मीन्स लर्निंग होती जा रही है, आप असेसमेंट लेते जा रहे हो, तो पता चलता जा रहा है कि यार बच्चे में कमी कहाँ है, इसकी प्रगति किस तरह की चल रही है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ये सारी चीज़। फिर इसमें आता है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं निदानात्मक आकलन। डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी कि निदानात्मक आकलन। विद्यार्थी को प्रकरण के बारे में क्या ज्ञात है या क्या ज्ञात नहीं है, इसका पता हमें चलता है निदानात्मक आकलन में, ठीक। ये एक तरह से हमारा उसी का हिस्सा है, फॉर्मेटिव का ही। अगर बच्चे में कहीं कमी रह जाती है ना, वैसे आपने यार पढ़ा ही होगा, अपने सी टेट में फ्री में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं ना, कुछ चीज़ें इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम DSSS की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सी टेट में बहुत कुछ पढ़ कर आए हैं, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण आप जानते हो, आपने बच्चों को कोई आप इसलिए लेते हो कि आपको ये पता चले कि बच्चे को क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती। अगर नहीं आती तो फिर आप उसके लिए उपचार करते हो, यानी कि रेमेडी देते हो, रेमेडियल टीचिंग करते हो ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट अगेन आगे सृजनात्मक आकलन क्या है या पढ़ लीजिएगा, क्या होता है सृजनात्मक आकलन। अधिगम हेतु निर्धारण की निम्नलिखित विशेषता है। निर्धारण मतलब असेसमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ है तथा निर्णयशील नहीं है, इसलिए मूल्यांकन नहीं करता है। निर्धारण यानी कि जो आपका असेसमेंट है यह मूल्यांकन नहीं करता, यानी इससे आप बच्चे को, इसके आधार पर बच्चे को अगली कक्षा में नहीं भेज सकते, उसको ABCD ग्रेड में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ है, ये सब्जेक्टिव है। बच्चे पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह का आंसर करेगा, किस तरह से सोल्व करेगा, किस तरह का अधिगम कर रहा होगा, ठीक है। ये मूल्यांकन नहीं करता है, क्योंकि निरंतर चलते रहने वाली अधिगम प्रक्रिया के सुधार हेतु अध्येता को पुनर्निवेशन मिलता है। निर्धारण बार बार लगातार अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को स्वयं तथा सहपाठियों की संचलित परीक्षा में सम्मिलित करता है। इसकी योजना इस प्रकार बनाकर उपयोग किया जाता है कि विद्यार्थियों के अधिगम को बल प्रदान किया जाता है ताकि अंत में वे अधिगम के निर्धारण में बेहतर निष्पादन कर पाएं, जिससे ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग के उद्देश्यों को प्रयोग में लाया जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला आ जाता है हमारा, यूके रिफॉर्म ग्रुप ने 1999 में अधिगम को निर्धारण हेतु 5 नियमों की पहचान करी। कौन कौन से 5 नियम? सबसे पहला, प्रभावशाली पुनर्निवेशन दे। दूसरा, सक्रिय भागीदारी। तीसरा, शिक्षण को अनुकूल बनाना। चौथा, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। और पांचवा, विद्यार्थियों को निर्धारण स्वयं करने की आवश्यकता, मतलब कि जिसे हम बोल सकते हैं सेल्फ असेसमेंट। बच्चे खुद का आकलन खुद ही कर सकें और उन्हें यह भी पता चले कि वे कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो फीडबैक हो जाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा, शिक्षण को अनुकूलन बनाना हो जाएगा, विद्यार्थियों को मोटिवेट करना हो जाएगा और सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। ये 5 बड़े नियम बताए थे यूके रिफॉर्म ग्रुप ने 1999 में।
किसने बताया? यूके रिफॉर्म ग्रुप ने बताया। कितने नियम? 5 नियम, बस इतना याद रखना है आपको। 1999 याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करेंगे अधिगम हेतु आकलन की पद्धतियाँ एवं विधियाँ। अधिगम हेतु आकलन मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, तो उसकी क्या क्या पद्धतियाँ हैं, क्या क्या विधियाँ हैं। सबसे पहला आता है शिक्षक चलित आकलन। देखो इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ स्मॉल करके, ये क्या है। ये ठीक है, 4 पद्धतियाँ हैं। ठीक है, 4 पद्धतियाँ हैं। एक तो है टीचर लेड असेसमेंट यानी कि शिक्षक चलित आकलन। एक होता है लर्नर सेल्फ असेसमेंट यानी कि अध्येता का स्वयं आकलन। पीयर असेसमेंट सहपाठियों द्वारा आकलन। और कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं CBA, ये होता है कंप्यूटर से आकलन। ठीक है, इसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। सहपाठियों में जो वो रहेंगे लर्नर्स, वो ही मिलकर आकलन करेंगे। अध्येता का स्वयं आकलन, इसमें व्यक्ति स्वयं का आकलन खुद करता है। शिक्षक चलित आकलन कई प्रकार की विधियों का प्रयोग कर, जैसे लिखित मौखिक परीक्षा के साथ विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया दत्कार, दत्कार मतलब कि असाइनमेंट और बच्चों की क्रियाओं का अवलोकन, इस तरह से शिक्षण चलित अभिक्रियाएं हो जाती हैं। अब इसकी आपको योजना कैसे बनाना है, योजना बनाने के हमें पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको योजना में सिर्फ मतलब सिंपल वही चीज़ शामिल करना है कि उनको फीडबैक मिलता रहे, बच्चे मोटिवेटेड हों, बच्चे एक्टिव हों, ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। अधिगम हेतु आकलन में पुनर्निवेश यानी कि अधिगम हेतु आकलन जब आप करते हो तो फीडबैक किस किस को मिलता है। देखिए अधिगम हेतु आकलन में अध्येताओं यानी कि लर्नर्स को फीडबैक तो मिलता है, साथ के साथ शिक्षक को भी मिलता है। फिर अध्येताओं के लिए क्रिया होती है, शिक्षक के लिए क्रिया होती है। सभी अध्येताओं के लिए अधिकतम अधिगम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लर्निंग हो जाती है। मौखिक एवं लिखित सृजनात्मक पुनर्निवेशन देना अधिगम हेतु अति महत्वपूर्ण है, यानी कि मौखिक आप फीडबैक भी दो, बोल कर दो कि यार अच्छा करा, ऐसा करा, वैसा करा। और रिटर्न में भी दो कि यार गुड बेस्ट, मतलब लिख दो कुछ अच्छा सा, 2-4 लाइन लिख दो बच्चों के लिए। अब आप जब आप रिटर्न में फीडबैक देते हो तो उसके टाइम पे आपको कुछ चीज़ें याद रखना होती है। पहला, लिखे हुए कार्य की विषय वस्तु या संदेश पर प्रतिक्रिया दें। एकदम गलतियों पर न जाएं, पहले प्रशंसा करें। लिखावट में कमी है तो 1 या 2 विशिष्ट क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करें। कार्य को लाल स्याही या गलत स्याही चिन्ह से ना भरें। अगर कमी है तो कोई स्पेशल पॉइंट जो है वहाँ पर आप ध्यान आकर्षित करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ गलती निकालनी बढ़ जाओ, हो सकता है कुछ अच्छी भी हो। गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान रखना है। सुधार कार्य के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। अब मौखिक पुनर्निवेशन यानी कि जब आप ओरल फीडबैक देते हो तब क्या करोगे, सकारात्मकता पर जोर देना है। जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उसकी खुशी मनाएं, जिसमें सुधार है उसकी आप स्पष्टता प्रदान करें कि आपको इस फील्ड में सुधार करना है। विद्यार्थियों के विचार जानें तथा उनकी भागीदारी को मूल्यवान समझें। खुले श्रेणी वाले प्रश्नों का उपयोग करें, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस का हमें यूज़ करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का हमें यूज़ करना है। प्रेरकों का प्रयोग करें, प्रेरक मतलब कि ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिससे बच्चे मोटिवेटेड हो जाएं। सामान्यीकरण ना करें, बहुत सी गलतियां हैं, बजाय इसके विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा ना करें कि आपने देखा यार 3-4 गलतियां और बोल दिया कि यार तुम्हारा तो ये पूरा ही गलत है, तुम्हारा पूरा ऐसे ही गलत है। ऐसा नहीं करना है हमें, हमें बस बताना है कि आपने कहाँ कहाँ पर किस तरह की गलतियां करी हैं। उनमें से एक व्यक्ति को पुनर्निवेशन देना है जो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा और औरों को सुनने को नीचा तो नहीं महसूस करेगा। जैसे अब यदि आप एक को फीडबैक दे रहे हो, हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर और दूसरे के सुन लेते हैं तो वे अपने आप को नीचा महसूस तो नहीं करेगा और मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे तो टीचर ने ऐसा बोल दिया। इस पर आपको ध्यान रखना है। विचारों को बांटना है, समाधानों को ढूंढना है। आगे, प्रभावशाली पुनर्निवेशन के लिए क्या क्या करेंगे। पुनर्निवेशन को देरी से ना दें, तुरंत दे दें। अगर बाद में देते हो तो वह अपनी प्रासंगिकता यानी इंपॉर्टेंस खो देता है। सही सही वर्णित कथन दें, केवल अंक ही नहीं। इस इच्छा से इच्छा के साथ विद्यार्थी स्वतंत्र, अरे यार, सही सही तथा वर्णित कथन दें, केवल अंक नहीं, इस इच्छा के साथ कि विद्यार्थी स्वतंत्र अधिगम की आदतों को विकास कर पाए। सिर्फ नंबर्स पर जोर नहीं देना, कुल मिलाकर बात यह है। विद्यार्थी की शक्ति एवं कमियों को सम्मिलित करना है। 1 या 2 अधिक उद्देश्य प्रदान करें जो विद्यार्थियों को अगले चरण में प्राप्त करना है। हेटी ने 2002 में कुछ अच्छी सी बात कही है, क्या कही है। हेटी 2002 ने यह शोध द्वारा प्रमाणित किया कि अधिगम में गलतियों पर पुनर्निवेशन तथा विद्यार्थियों में उनका सुधार करवाना भविष्य के कार्य को सुधारने की विधियों को पहचानने का सीधा संबंध उपलब्धि की दर में महत्वपूर्ण सुधार से है। इसे आप
पढ़ लीजिएगा कि ये स्टेटमेंट हेटली के द्वारा दिया गया है। ब्लेक तथा विलियम के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया, फिर एक बटलर ने भी दिया है। इन्होंने बोला है कि योग्यता एवं प्रतिस्पर्धा का संदर्भ ना ही औरों के साथ तुलना करें, या ना तो आपको कॉम्पिटेंस बच्चों के बीच में कॉम्पिटेंस बढ़ाना है, कंपटीशन बढ़ाना है, ना ही आपको उनका कंपैरिजन करना है। बटलर ने बोला है कि पुनर्निवेशन में सृजनात्मक टिप्पणियां दी जाएं जिससे निष्पादन बेहतर होता है। सृजनात्मक मतलब कि कुछ क्रिएटिव आप उनको फीडबैक दो, टिप्पणियां दो, ताकि इस पर कुछ उनका निष्पादन बच्चों का बेहतर हो सके। अधिगम की तरह आकलन, ये नहीं हुआ था ना कल, तो ये हमारा आज हो जाएगा असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग की बात करेंगे। असेसमेंट एज लर्निंग इज कंपेरेटिवली मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ थ्री कैटेगरीज ऑफ द असेसमेंट। असेसमेंट जो तीन कैटेगरी है उसमें सबसे कठिन कौन सा है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। अब ये कैसे होता है? अधिगम के रूप में निर्धारण केवल तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाते हैं तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उद्देश्य के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच तथा परिणामों पर पुनर्विचार करने की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। इसे हम एक तरह से सेल्फ असेसमेंट की तरह भी ले सकते हैं कि जब बच्चे को पता हो कि उनके परफॉर्मेंस की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नियम क्या हैं, कानून क्या हैं, किस तरह से उन्हें एक्टिविटी करना है, इन सब पर जब बच्चे इन सब को समझ लेते हैं तब इस तरह का आकलन होता है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है लोरा एम अर्ल के अनुसार। अधिगम के रूप में निर्धारण इस पर विश्वास करता है कि विद्यार्थी अपनी अधिगम एवं निर्णय लेने में अनुकूल, लचक एवं स्वतंत्रता योग्य है। मतलब बच्चे अपना ही निर्णय लेने में ठीक है या नहीं है। अधिगम की तरह निर्धारण विद्यार्थियों के लिए अपने अधिगम पर विचार करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। मेटा कॉग्निटिव प्रक्रिया, इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, समूह चर्चा, परिस्थिति तथा सहपाठियों आकलन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसे अगर हम बढ़ाना चाहें तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, इकट्ठा सीखना मतलब वही कोलेबरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, सहपाठियों एवं स्वयं मूल्यांकन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट का ही एक पार्ट है। यहाँ पर जो लोर्ना ई अर्ल ने बोला है उसी को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार। तो इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब ये वो इम्पोर्टेंट लाइन है। स्वयं निर्धारण विद्यार्थियों की सहायता करता है, किस किस में सहायता करता है? मेटा कॉग्निटिव कौशल विकसित होते हैं। स्वतंत्र एवं स्वयं मार्गदर्शित विद्यार्थी बनना। मेटा कॉग्निशन क्या होता है? मेटा कॉग्निशन मतलब होता है खुद के ही विचारों पर विचार करना कि मेरे विचार किस तरह से चल रहे हैं। स्वतंत्र एवं स्वयं मार्गदर्शित विद्यार्थी बनने में मतलब व्यक्ति खुद को ही सजेशन दे पाए कि खुद ही मार्ग चूज कर पाए मुझे किस रास्ते पे जाना है। सहपाठियों द्वारा आकलन विद्यार्थियों की सहायता करता है वार्तालाप एवं अंतःक्रिया में। ये तो ऑब्वियस है। अब असेसमेंट के लिए एक प्लान बना रहे हो अब आप, तो कैसा प्लान बनाओगे? ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये लचीला होना चाहिए। अधिगम परिणामों द्वारा लक्षित है, अधिगम का अलग ना होने वाला हिस्सा हो, इसे हम अधिगम से अलग ना कर पा रहे हो आप। अधिगम की तरह ही लगातार चलता रहे, जैसे कि आपकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, इसी तरह से आपका असेसमेंट चलता रहे। अधिगम हेतु योजना बनाना कक्षा हेतु शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं का ये एक भाग होना चाहिए। शिक्षण अधिगम हेतु जो योजना बनाई जा रही है उन्हीं का एक भाग होना चाहिए अधिगम हेतु योजनाएं बनाना। आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आकलन की पद्धतियों पर, किन पद्धतियों का हम यूज़ करेंगे, उद्देश्य, आकलन के उद्देश्य क्या हैं, आकलन के परिणामों की स्पष्टता, भाई इसका रिजल्ट्स क्या निकल कर आएगा, बच्चे क्या क्या सीख जाएंगे इससे, प्रभावकारी आकलन का प्रदर्शन, समय का प्रदान यानी कि प्रोविज़न, समय को हम कुछ बताएंगे कि यार ये आकलन इस इतने टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने का भी रहेगा। विद्यार्थियों को सम्मिलित करना है हमें इसमें। कक्षा का वातावरण अनुकूल होना चाहिए। पुनर्निवेशन प्रदान करना, सही फीडबैक हमें प्रदान करना है। परिवर्तन को शामिल करना, यानी अगर हमें कुछ चेंज करना पड़े, क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंज करना पड़े, समय सारणी में चेंज करना पड़े, बैठक व्यवस्था में चेंज करना पड़े, तो वो चेंज कर सकें। लगातार जांच तंत्र, यानी कि उसकी लगातार जांच होती रहनी चाहिए। एंड इसके बाद है गया सारांश, मतलब कि हमारा ये यूनिट होता है कंप्लीट। तो ये हमने 14th यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने
इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी? एक था हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। इन 3 चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से आज समझा है। अब आई होप आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है वो सीखने के बाद होती है, ये आपके समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। एंड असेसमेंट एज लर्निंग ये हमारा सेल्फ असेसमेंट का पार्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।